सो हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक मूवी का एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी का नाम है सतलुज एंड ऑफ कोर्स आपने न्यूज में सुना होगा इस मूवी को ओटीटी से अभी अभी जस्ट बैन कर दिया गया है। तो चलिए इसे क्यों बैन किया है और इस मूवी में ऐसा क्या था कि गवर्नमेंट को इस मूवी को बैन करना पड़ा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक रात दिखाई जाती है जहां पर कुछ पुलिस वाले एक खास मिशन या रेड पर निकले हुए होते हैं, लेकिन रास्ते में अचानक वे लोग एक गाड़ी को रोक लेते हैं और बिना किसी को कोई वजह बताए उस गाड़ी में जितने भी लोग होते हैं सबको गोलियों से मार देते हैं। खून से सड़क लाल हो जाती है। इसके तुरंत बाद एक पुलिस वाला दूसरी गाड़ी की खिड़की से एक बेकसूर इंसान को निशाना बनाकर गोली मार देता है। गाड़ी के अंदर बैठा एक जवान एक खौफनाक मंजर देखकर बुरी तरह कांपने लगता है। उसके चेहरे पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था। फिर बिना किसी पछतावे के दरिंदे, जो हमारे पुलिस वाले दरिंदे हैं, सबको जितनी भी लाशें होती हैं उनको पुल से नीचे गिरा देते हैं और काले पानी में फेंक देते हैं ताकि किसी को कोई सुराग न मिल सके। अब कहानी हमें पंजाब के एक छोटे से और शांत कस्बे में ले जाती है। यहाँ जसवंत सिंह नाम का एक इंसान अपनी प्यारी सी पत्नी और बच्चों के साथ रहता है। सुबह का समय है जहाँ पर जसवंत की पत्नी अपने बच्चों को तैयार कर रही होती है और स्कूटर पर बैठाकर उन्हें स्कूल छोड़ने जाती है। इसी रोजमर्रा की जिंदगी के बीच हमें पता चलता है कि जसवंत का पेशा क्या है। वह लापता लोगों को ढूंढने का काम करता है। एक दिन दो बुजुर्ग दंपति अपने गायब बेटे की पुरानी तस्वीर लेकर जसवंत के पास आते हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं और वह जसवंत से अपने बेटे को ढूंढने की गुहार लगाते हैं, मतलब कि अफकोर्स मांग करते हैं। जसवंत उन्हें पूरा भरोसा दिला देता है कि वह जल्द ही उनके बेटे को पूरी की पूरी मेहनत करके वापस लाएगा। इसके बाद जसवंत गांव की गलियों में जाकर पूछताछ शुरू कर देता है। यहीं पर कहानी 6 महीने पीछे चली जाती है। एक औरत पागलों की तरह दौड़ती हुई जसवंत के घर पहुंचती है। वह रोते रोते बताती है कि उसका बेटा कृपाल उसकी कोई बात नहीं सुन रहा है और चुपचाप लेटा हुआ है। माँ की चीखें सुनकर जसवंत तुरंत उस जगह की तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन वहाँ पहुंचकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कृपाल की लाश ठंडी पड़ जाती है। आसपास से गांव वाले भी वहाँ इकट्ठा हो चुके हैं। हमें ये दिखाया जाता है अपने करीबी दोस्त को इस हालत में देखकर जसवंत अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। वापस वर्तमान समय में आते हैं एंड यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जसवंत गुरप्रीत कौर के परिवार से मिलने जाता है ताकि उनकी गायब बेटे का कोई पता चल सके। वहाँ एक महिला जसवंत को गुरप्रीत की दर्दनाक स्थिति समझाती है और वह बताती है कि जब तक गुरप्रीत को याद रहता है कि उसका बेटा मर चुका है वह बिल्कुल सामान्य रहती है, लेकिन जैसे उसे अचानक एहसास होता है कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है और वो कभी वापस नहीं आने वाला, वह पागलों की तरह उसे ढूंढने निकल पड़ती है। वह इधर उधर भटकती रहती है और पिछले 1 हफ्ते से वह घर वापस ही नहीं लौटी है। जसवंत को यह बात थोड़ी अजीब और चिंताजनक लगती है क्योंकि वह कम से कम घर तो लौटती, सिंपल सी बात है ना। उसकी पत्नी उसे तसल्ली देती है कि वह ज्यादा टेंशन ना ले और गुरप्रीत आंटी जल्दी वापस आ जाएंगी, लेकिन उस रात जसवंत को एक पल भी नींद नहीं आती। उसकी अंतरात्मा उसे लगातार यह एहसास करा रही होती है कि गुरप्रीत के साथ कोई बहुत बड़ा हादसा हो चुका है। अगली सुबह सूरज निकलते ही जसवंत सीधा पुलिस स्टेशन पर पहुंच जाता है। वहाँ एक नजारा देखकर हैरान हो जाता है। इंस्पेक्टर का जन्मदिन मनाया जा रहा होता है उस टाइम पर और केक भी काटा जा रहा होता है और सभी पुलिस वाले जमकर मौज मस्ती कर रहे होते हैं। जसवंत वहाँ जाकर गुरप्रीत की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहता है, लेकिन पुलिस वाले उसकी बात को टाल देते हैं और उसे साफ साफ वहाँ से जाने का आदेश दे देते हैं। उनका तर्क यह होता है कि वह औरत वैसे ही मानसिक रूप से बीमार है और उसकी रिपोर्ट लिखना बिल्कुल ही बेकार है। थाने से मायूस होकर जसवंत सीधा अस्पताल पहुंच जाता है। वहाँ रिसेप्शन डेस्क पर बैठे स्टाफ से वह पूछताछ करता है, लेकिन वहाँ मौजूद लड़की साफ इनकार कर देती है कि अस्पताल में ऐसी कोई महिला भर्ती ही नहीं हुई है। तभी जसवंत की नजर मोर्चरी की तरफ पड़ती है। वह चुपके से मोर्चरी में झांकता है। वहाँ कई ऐसी लाशें पड़ी होती है जिनका कोई
वारिस नहीं होता है। वही वहाँ पर एक महिला डॉक्टर आती है जो कि ऑटोप्सी की तैयारी कर रही होती है। जसवंत तब उससे गुरप्रीत के बारे में पूछता है तो डॉक्टर कुछ बताने ही वाली होती है कि तभी वहाँ एक कंपाउंडर आ जाता है। उसकी मौजूदगी में डॉक्टर घबरा जाती है और साफ मना कर देती है कि ऐसी कोई भी महिला यहाँ नहीं आई। इसके बाद जसवंत अपने ही गांव के थाने में तैनात एक पुलिस कांस्टेबल से मिलता है। यह कांस्टेबल कुछ बहुत ही रहस्यमय और अजीब बातें कर रहा होता है। वो जसवंत को आंखों में इशारा देता है कि वह बिल्कुल गलत जगह पर तलाश कर रहा है। जसवंत हैरान रह जाता है और जब वह इसका कारण पूछने लगता है तभी वहाँ एक और आदमी साइन अप करने आ जाता है और कांस्टेबल बिना कुछ कहे वहाँ से खिसक लेता है। यह रहस्य जसवंत के दिमाग को कतरने लगता है। अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए जसवंत शमशान घाट पहुंच जाता है। वह सिर्फ गुरप्रीत को ही नहीं बल्कि उन तमाम लापता लोगों को ढूंढ रहा है जो गायब हो चुके हैं। वह एक एक करके कई शमशान घाटों का दौरा करता है और वहाँ एक रजिस्टर चेक करता है। रजिस्टर के पन्ने पलटते ही एक खौफनाक सच सामने आता है। जितने भी लोग गांव से लापता हुए हैं उनका नाम इसी रजिस्टर में लावारिस लाश के रूप में दर्ज है। जबकि उनके परिवारों ने पुलिस स्टेशन जाकर गुमशुदगी वहाँ पर लोग लापता हो चुके हैं उन सब की रिपोर्ट दर्ज कराई हुई है, लेकिन पुलिस ने उन लाशों को लावारिस बताकर शमशान घाट में जला दिया था। दोस्तों, इस सच को सुनकर किसी का भी रूह कांप जाएगा। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि यह पूरी कहानी एक बेहद खौफनाक सच्ची घटना पर आधारित है। गुरप्रीत का कोई पता नहीं चलता। रात के अंधेरे में जसवंत फिर से उसी कांस्टेबल के घर पहुंच जाता है। कांस्टेबल उसे अपने घर से दूर एक सुनसान तालाब के किनारे ले जाता है। वहाँ बैठकर वह जसवंत को जो सच बताता है उसे सुनकर जसवंत के होश उड़ जाते हैं। कांस्टेबल उसे बताता है कि जिस दिन गुरप्रीत थाने गई थी वह बार बार पुलिस वालों से अपने मरे हुए बेटे को ढूंढने की जिद कर रही होती है। बेटा तो पहले ही मारा जा चुका था और यह काम पुलिस वालों ने ही किया था, लेकिन गुरप्रीत कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। तो पुलिस वालों ने उसे गाड़ी में डाला और वहाँ से निकल गए। कांस्टेबल आगे बताता है कि रास्ते में उन्हें वही गाड़ी मिली जिसकी शुरुआत में हमने बात की थी और गाड़ी के आगे बैठकर जो पुलिस वाला एक इंसान को गोली मार रहा था वह कोई और नहीं बल्कि खुद गुरप्रीत ही था और वही गाड़ी चला रही थी। और कांस्टेबल जो आज जसवंत को यह सब बता रहा है, कांस्टेबल के साथ कांस्टेबल और भी कई नए राज खोलता है जो कि काफी खौफनाक होते हैं। गुरप्रीत को गोली मारने के बाद पुलिस वाले उसकी लाश को अस्पताल में ले आए और ऑटोप्सी वाली डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन तभी एक और डॉक्टर घबराया हुआ आता है और कुछ बताने की कोशिश करता है। पुलिस की सख्त मौजूदगी देखकर वो चुप हो जाता है। पुलिस दोनों डॉक्टर्स को धमकाती है कि वो ज्यादा दिमाग न लगाए, लेकिन असली खौफ तब सामने आता है जब पता चलता है कि गुरप्रीत को गोली लगने के बावजूद वो पूरी तरह जिंदा थी। उसमें सांसें चल रही थी। डॉक्टर उसका इलाज करना चाहते थे, लेकिन पुलिस वालों ने गुरप्रीत को फिर से गाड़ी में डाला, एकदम सुनसान इलाके में ले गए और जहां वह तड़प रही थी वहीं उसकी छाती में दोबारा गोली मारकर उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। फिर उसी लाश को वापस अस्पताल में ले आए। यह सब सुनकर जसवंत अंदर तक हिल जाता है। जसवंत यह सारे खौफनाक सच अपनी पत्नी को बताता है और फिर एक अनुभवी वकील से मिलता है। वकील साफ कह देता है कि इतने सबूत से कुछ नहीं होगा। सामने वाली पार्टी कोई आम इंसान नहीं बल्कि खुद पुलिस है। वह बहुत ज्यादा चालाक है और अपने पीछे के सभी सबूत मिटाकर लाए होंगे। उन्हें कोर्ट में दोषी साबित करने के लिए बहुत पक्के सबूत चाहिए होंगे। इसके बाद जसवंत अपनी पूरी जान लगाकर जांच में जुट जाता है। वह शमशान घाट पर छुपकर निगरानी रखने लगता है। एक दिन उसकी नजर एक पुलिस वाले की गाड़ी पर पड़ती है जिसमें ढेर सारी लावारिस लाशें हमें दिखाई जाती हैं, मतलब कि लावारिस लाशें लादी गई होती हैं। पुलिस वाले उन्हें उतार रहे होते हैं। जसवंत चुपके से अपना फोन निकालता है और उनकी तस्वीरें खींच लेता है, लेकिन जब वह वकील को यह सब दिखाता है तो वकील फिर भी कहता है कि ये सबूत कोर्ट में टिक नहीं पाएंगे। कातिलों तक पहुंचने के लिए और कुछ भी और ज्यादा प्रूफ चाहिए होंगे। अब यह सब वह कांस्टेबल भी जसवंत के साथ देने लगता है। वह जितने भी हमारी सीक्रेट खबरें होती हैं, है ना, वो सारी की सारी होती हैं। जितने भी सीक्रेट खबरें होती हैं उन सभी को बताने में मदद करता है। जसवंत खुद लोगों के घर जाकर पूछताछ करता है और उनके बयान होते हैं उन सबको वीडियो बनाता है और ताकि सबूत हमेशा सुरक्षित रहे, क्योंकि आजकल के गवाह पलक झपकते ही मुकर जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद लाशें मिलने का सिलसिला नहीं रुकता।
हर दिन कहीं ना कहीं से एक नई लाश बरामद होती है। जसवंत अपना विजिटिंग कार्ड छापता है और गांव वालों में बांटता है ताकि किसी को भी कोई जानकारी मिले तो वह उसे तुरंत कॉल कर सके। जसवंत अब कोर्ट के चक्कर काटने लगता है, लेकिन कोर्ट भी पुलिस के दबाव में कुछ नहीं कर पाती। जसवंत हार नहीं मानता और सबूत जुटाता है। अब यह खबर अखबारों की सुर्खियां बन जाती है। अखबारों में छपता है कि जसवंत सिंह पुलिस के खिलाफ अकेला जंग लड़ रहा है। यह खबर पुलिस वाले डिपार्टमेंट में भूचाल ला देती है। डीजीपी तुरंत सीएम से मिलने दौड़ता है। सीएम जसवंत के बारे में चिंता जताता है। उधर रात को जसवंत के घर के बाहर पुलिस की गाड़ियां खड़ी करके जितनी भी पुलिस की गाड़ियां होती है वो वहां पर उसके घर के आसपास खड़ी हो जाती हैं और उसकी निगरानी करने लगती है उसके घर के बाहर। अगली सुबह जसवंत खुद बाहर आता है और उन पुलिस वालों के लिए एक चाय लाता है। वह मुस्कुराते हुए कहता है कि आप लोग रात भर जाग कर परेशान हो गए होंगे, सुबह का माहौल है, चाय पी लीजिए। पुलिस वाले शर्मिंदा हो जाते हैं। अगले दिन डीजीपी प्रेस के सामने बयान देता है कि पंजाब में हथियारों की तस्करी हो रही है और यह सब उन्हीं तस्करों का काम है। इधर जसवंत गांव के लोगों की एक विशाल मीटिंग बुलाता है। वह सारे सबूत और तस्वीरें लोगों के सामने पेश करता है। वह बताता है कि कैसे पुलिस लापता रिपोर्ट होने के बावजूद लोगों को लावारिस बताकर शमशान घाट में जला रही है। वो पूछता है कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। वो मरे हुए लोगों की तस्वीरें दिखाता है और बताता है कि पुलिस ने इन्हें ढूंढने के बजाय मारकर जला दिया। धीरे धीरे जसवंत की लड़ाई तेज होती जा रही थी। मीडिया में जसवंत और पुलिस के बीच खुली बहस छिड़ जाती है। सीएम को भी जवाब देना पड़ता है। मीडिया ऐसे कड़े सवाल पूछती है कि सीएम की बोलती बंद हो जाती है। तभी कहानी में एक नया खूंखार मोड़ आता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक एसीपी होता है, उनकी एंट्री इस इलाके में हो जाती है ना। सुग्गा नाम था उनका, जो कि बेहद खूंखार और बिल्कुल निर्दय थे। उसके आते ही अत्याचार और बढ़ जाते हैं। बाहर लोग धरना प्रदर्शन करने लगते हैं कि उनके बेटे गायब हैं और पुलिस सुग्गा के खिलाफ नारे लगाती है। एक दिन जसवंत के घर सिक्योरिटी तैनात करने का नोटिस आता है, लेकिन जसवंत सिक्योरिटी लेने से साफ इनकार कर देता है। वह कहता है कि अगर वह अपने लिए गार्ड रखेगा तो गाँव के बाकी डरे हुए लोगों की रक्षा कौन करेगा। पूरे गाँव में खौफ का माहौल होता है। इसके बाद जसवंत अपनी आवाज बुलंद करने के लिए विदेश जाता है। वहाँ एक गुरुद्वारे में वह लोगों को इकट्ठा करता है और पुलिस के अत्याचार का सच बताता है। वहाँ मौजूद एक विदेशी महिला उसकी हिम्मत की तारीफ कर रही होती है और उसे अपराध के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन जब जसवंत भारत वापस आता है तो उसके अपने लोग उसे अजीब नजरों से देखते हैं। उन्हें लगता है कि जसवंत ने विदेश जाकर देश की बेइज्जती की है। लोग उसे समझाते हैं कि उसने गलत किया है, लेकिन जसवंत डट कर कहता है कि उसने सिर्फ और सिर्फ सच बोला है। इसके अगले ही रात एक ऐसा खौफनाक कांड होता है जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। सुग्गा अपने साथियों के साथ उसी कांस्टेबल के घर पहुंचता है जो जसवंत की मदद कर रहा होता है। सुग्गा पहले उसके घर में शांति से खाना खाता है और बातें करता है। फिर वह दो अपराधियों को वहां लाता है और कहता है कि यह गद्दार है और पुलिस के खिलाफ काम कर रहे हैं। कांस्टेबल खामोश बैठा रहता है। सुग्गा उन दोनों को वहीं गोलियों से भून देता है। फिर कांस्टेबल की आंखों में आंखें डालकर पूछता है कि पुलिस के अंदर जितनी भी ये बातें हैं लीक कौन कर रहा है। कांस्टेबल के कुछ ना बोलते ही सुग्गा का गुस्सा फूट जाता है और वह कांस्टेबल के पूरे परिवार की मौत के घाट उतार देता है। अगली सुबह उस घर से 6-7 लाशें बरामद होती है। पुलिस तुरंत कहती है कि ये तस्कर थे और पता नहीं शायद उनकी कोई लड़ाई होगी एंड उसके अंदर वो लोग मारे गए। जसवंत यह सुनकर वहाँ दौड़ा चला आता है। अपने दोस्त के परिवार की लाशें देखकर वह अंदर से गुस्से और बेबसी से जल उठता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाता। उसी घर का एक दूसरा कांस्टेबल भी मारा जाता है। उसकी आंखों में चोट के निशान है और उसका परिवार भी जा चुका है। वह अंदर ही अंदर पुलिस से खूंखार बदला लेने की ठान लेता है। जसवंत को अब रातों को नींद नहीं आती। वह एक और मीटिंग बुलाता है और कहता है कि इस नरसंहार को किसी भी कीमत पर रोकना होगा। उधर सूबे के मुख्यमंत्री अपनी गाड़ी में कहीं जा रहे होते हैं। तभी वहीं बदला लेने वाला कांस्टेबल चुपके से उनकी गाड़ी में आकर बैठ जाता है। थोड़ी ही देर में गाड़ी में जोरदार धमाका होता है और सीएम की गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। यह खबर आग की तरह फैल जाती है। पुलिस महकमे में दहशत का माहौल छा जाता है। अगले दिन जसवंत की पत्नी बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है। जसवंत घर के बाहर खड़ा अपनी कार धो रहा होता है और घर के अंदर एक दोस्त मौजूद होता है।
तभी अचानक एक लाल रंग की ओमनी वैन और एक पुलिस की जीप वहां पर आ जाती है और उसे धमका रही होती है। कुछ लोग ओमनी से निकलते हैं और जसवंत को जबरदस्ती उठा लेते हैं। जसवंत चिल्ला रहा होता है, उसे वैन में बंद करके तेजी से भगा ले जाया जाता है। घर के अंदर मौजूद दोस्त बाहर निकलता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वे लोग जा चुके होते हैं। सामने वाली खिड़की से एक महिला ये सब देखती है, लेकिन डर के मारे वह भी चुपचाप हो जाती है और कुछ भी नहीं बताती। जब जसवंत की पत्नी को यह खबर मिलती है तो वह हिम्मत नहीं आती, वो लोगों को इकट्ठा करती है और कोर्ट जाती है। कोर्ट पुलिस को एक हफ्ते का टाइम देती है कि अगर जसवंत नहीं मिला तो केस सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। लेकिन अगले ही सुबह सीबीआई की टीम जांच के लिए पहुंच जाती है। सीबीआई ऑफिसर समर सबसे पहले जसवंत की पत्नी से पूछताछ करते हैं। पत्नी बताती है कि उस दिन वह बच्चों को छोड़ने गई थी। उसने पुलिस वालों की गाड़ी देखी लेकिन ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अक्सर पुलिस उनके घर आती जाती रहती है। जब वह थाने रिपोर्ट दर्ज कराने गई तो पुलिस वालों ने साफ इनकार कर दिया कि वह जसवंत को क्यों उठाएंगे। जसवंत ने जो भी डाटा इकट्ठा किया था वह सब सीबीआई के हवाले कर दिया जाता है। समर और उसकी टीम जांच में जुट जाती है। जसवंत के घर मौजूद दोस्त भी बयान देते हैं कि लाल ओमनी वैन में जसवंत को उठाकर ले जाया गया था। समर पड़ोसियों से भी पूछताछ करता है। एक पड़ोसी बताता है कि वह सब्जी लेकर लौट रहा था। उसने देखा कि लाल ओमनी वैन तेजी से जा रही है और अंदर जसवंत चिल्ला रहा है। उसके पीछे पुलिस की गाड़ी भी थी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जसवंत अक्सर पुलिस के बुलावे पर जाता रहता था। सीबीआई कई पुलिस अफसरों को पकड़ती रहती है और जसवंत के बारे में पूछती है, लेकिन सबका एक ही जवाब है कि वह जसवंत सिंह को नहीं जानते। यहाँ तक कि डीएसपी को भी पकड़ा जाता है, लेकिन वह भी मुंह नहीं खोलता। समर पूछता है कि आदेश कहाँ से आते हैं तुम सभी को ये सारे। डीएसपी बताता है कि आदेश चंडीगढ़ से आते हैं और वह लोग 2 दिन में वापस आ जाएंगे। इधर सीबीआई उस लाल ओमनी वैन का मालिक ढूंढ निकालती है। वो शान से बताता है कि वैन उसी की है, नंबर 133 होता है। वो बताता है कि उस दिन पुलिस वालों ने वैन किराए पर ली थी। वो पुलिस से पैसे नहीं लेता, इसलिए रजिस्टर में उनका नाम भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन वह पुलिस वालों के नाम जानता है। जब पूछा जाता है कि वैन अभी कहाँ पर है तो वह बताता है कि वैन अभी भी किराए पर ही गई हुई है। सीबीआई तुरंत उस जगह पर रेड मारती है जहाँ एक इंस्पेक्टर की शादी हो रही होती है। वहाँ मौजूद पुलिस वालों से पूछताछ होती है, लेकिन वह भी जसवंत को जानने से इनकार कर देते हैं। समर उन्हें बताता है कि जसवंत ने शमशान घाट के लकड़ीहारे से पूछताछ की थी और वहाँ तुम्हारा नाम आया था। पुलिस वाला कहता है कि ये सारी चीजें तो तुम्हें जसवंत से ही पूछनी होगी। समर पूछता है कि जसवंत कहाँ पर है, तो वह कहता है कि अब इतना ढूंढ लिया है तो उसे भी ढूंढ लो। सीबीआई अब जेल पहुंचती है। वहां एक कैदी बताता है कि जिस दिन जसवंत का अपहरण हुआ उस रात कुछ लोग उसे लेकर आए थे। एक आदमी बार बार जसवंत का नाम लेकर गालियां दे रहा होता है। सीबीआई पूछती है कि क्या वह सच बोल रहा है, तो वह कहता है कि हाँ, वह जसवंत का ही नाम ले रहा था। फिर वह कैदी बताते हैं कि जेल में खाना बांटने वाला एक आदमी है जिसकी आंखें हल्की हरी या भूरे रंग की है। शायद उसे पता हो कि जसवंत यहाँ आया था या नहीं। सीबीआई उस बात को नोट कर लेती है। इधर सुग्गा पुलिस वालों की मीटिंग ले रहा होता है। सीबीआई सीधे सुग्गा से पूछताछ करने पहुंच जाती है। समर सुग्गा को एक अखबार की कटिंग दिखाता है जिसमें जसवंत ह्यूमन राइट्स एक्टिविटी के तहत सीबीआई जांच की मांग की थी और साफ लिखा था कि अगर उसे कुछ होता है तो सुग्गा जिम्मेदार होगा। सुग्गा इस बात से इनकार कर देता है और कहता है कि यह सब बकवास है। उधर जसवंत की पत्नी एक भीड़ को संबोधित कर रही होती है, मतलब कि एक साथ लेकर आ रही होती है। वह बताती है कि जसवंत को गायब हुए 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन पुलिस और कानून दोनों ही नाकाम है। वह लोगों को हिम्मत देती है। तभी समर वहां पहुंचता है और पत्नी को आश्वासन देता है कि उसके पास 3 पक्के गवाह हैं और जल्द ही कोर्ट में सुनवाई होगी। उसी रात सुग्गा कुछ पुलिस वालों के साथ जसवंत के घर पहुंच जाता है। पत्नी अकेले ही होती है तो सुग्गा बच्चों को फुलझड़िया और पटाखे देता है और कहता है कि वह चाहता है कि इस परिवार की जो दिवाली है खुशियों से मनाई जाए। यह उसकी एक खुली धमकी होती है। वह कहता है कि उसने बहुत लोगों को मारा है, लेकिन जसवंत को हाथ भी नहीं लगाया। वह पत्नी को कहता है कि वह अपनी जिद छोड़ दे और विदेश घूमने चली जाए। वह जसवंत को ढूंढ लाएगा। पत्नी पूछती है कि तो अभी तक आप लोगों ने ढूंढा क्यों नहीं? तो पत्नी पूछती है कि अभी तक आप लोगों ने ढूंढा क्यों नहीं? सुग्गा कहता है कि आप हम पर इल्जाम लगा रहे हैं और हमें ही ढूंढने को कह रहे हैं। पत्नी बिल्कुल नहीं डरती और साफ इनकार कर देती कि वह अपना बयान वापस नहीं लेगी। अगली सुबह अखबार में खबर आती है कि आईपीएस बिट्टा को रिटायर कर दिया गया है और उनकी जगह एक नया और बेहद सख्त आईपीएस को लाया गया है।
एक नया आईपीएस सुगा को बुलाकर एक हफ्ते में जसवंत को पेश करने की एक टाइम लिमिट देता है, वरना पूरी टीम, उसकी जितनी भी पूरी टीम होती है उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। वो सुगा के सारे गंदे कारनामों की न्यूज कटिंग भी दिखा दे सकता है। सुगा इलाके में 2 और लाशें मिलती हैं जिनके पास AK-47 रखकर नकली लड़ाई दिखाई जाती है और नाटक रचा जाता है। कोर्ट में तारीखें चलती रहती हैं। एक दिन समर फिर से सुगा से मिलता है और उसे धमकाता है कि उसका बॉस तो रिटायर हो गया, अब क्या करोगे। सुगा घबरा जाता है और तुरंत रिटायर अफसर को फोन लगाता है। अफसर उसे अपने पास बुलाता है और सुगा तुरंत वहां पर निकल जाता है। अगली सुबह खबर आती है कि सुगा की लाश रेलवे ट्रैक के किनारे मिली है। सुगा का भी वही हश्र हो जाता है जैसे कि उसने औरों के साथ किया था। सुगा के अंतिम संस्कार के दौरान समर की नजर उसी हरी आंखें वाले जेलर पर पड़ती है। समर तुरंत उसे गिरफ्तार कर लेता है। पूछताछ में वह मान लेता है कि जसवंत जेल आया था, लेकिन कोर्ट में गवाही देने के समय वह अचानक मुकर जाता है। वह कहता है कि सीबीआई उसे झूठ बोलने का दबाव डाल रही है। कोर्ट उसका बयान खारिज कर देती है। रात को उस जेलर को नींद नहीं आती। उसे जसवंत की आत्मा दिखाई देती है। जसवंत उसे कहता है कि मेरे जैसे और भी कई लोग हैं जिन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है। यह देखकर जेलर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जसवंत गायब हो जाता है। अगली सुबह जेलर सीबीआई के पास जाता है और सच बोलने की ठान लेता है। समर कोर्ट से बार बार रिक्वेस्ट करता है और आखिरकार कोर्ट उसे गवाही देने की इजाजत दे देती है। अब जेलर सच सब कुछ बताता है। जिस दिन जसवंत का अपहरण हुआ उससे पहले जेल में उसे लाया गया था। सुगा ने उसे समझाया कि लड़ाई छोड़ दे, लेकिन जसवंत नहीं माना। उसे बुरी तरह टॉर्चर किया। फिर उसे उसी जेल में लाया गया जहां जेलर था। वहां भी खूब मारा गया उसको, लेकिन जसवंत ने कहा कि वह हमेशा सच और अपराध के खिलाफ आवाज उठाएगा। इसके बाद उसे एक फार्म हाउस में ले जाया जाता है जहां आईपीएस और डीएसपी बैठे थे। वहां इतना भयानक टॉर्चर उसे किया गया था कि जसवंत ने वहीं दम तोड़ दिया। फिर उसकी लाश को पुल से नीचे नदी में फेंक दिया गया जैसे बाकी लाशों को फेंका गया था। इस खौफनाक सच के सामने आने के बाद कोर्ट सभी दोषी पुलिस वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश देती है। उन्हें कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाती है और इसी के साथ इस दर्दनाक कहानी का भी अंत होता है। तो दोस्तों, यह थी सतलुज मूवी की कहानी जो कि बहुत ज्यादा दर्दनाक है। मुझे पूरा यकीन है कि आपको भी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो कोई बात नहीं, ऐसी मेरी वीडियोस को देखते रहिए। और जो भी आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं अगले दिन इस मूवी का एक्सप्लेनेशन ला दूंगा। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।